हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या नेपाल। नेपाली कांग्रेस में तेज हुई मांग, योगी आदित्यनाथ और मुस्लिम दोनों है इसकी सबसे बड़ी वजह। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही है, किसने कहा है कि योगी आदित्यनाथ और मुस्लिम दोनों है इसकी वजह कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश के BIF ने इंडिया आउट ऑनलाइन अभियान कर दिया खारिज, कहा कट्टरपंथी फैला रहे भारत के खिलाफ नफरत। साथ ही साथ आपको बताएंगे तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं था भारत से पंगा लेना पड़ जाएगा, इतना महंगा पीएम मोदी की कूटनीति के आगे हो रहा बेबस। जी हाँ, बताएंगे किस बात को लेकर दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में होगा सबसे बड़ा खेला, विधायक होंगे एनडीए में शामिल। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है दोस्तों कि किसान हो जाएंगे खुश। सारी जानकारियां बताएंगे, बस बनेगा आप लोग वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से और जमकर समर्थन करते मानते हैं। भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या नेपाल। नेपाली कांग्रेस में तेज हुई मांग, योगी आदित्यनाथ और मुस्लिम दोनों है सबसे बड़े कारण। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। इससे पहले यह मांग छोटे स्तरों पर यानी स्मॉल लेवल्स पर होती रहती थी, लेकिन अब यह मांग नेपाली राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस के भीतर भी होने लगी है। काठमांडू में चल रही एक 14वीं महासमिति बैठक के दौरान पार्टी की सामान्य समिति के लगभग 950 सदस्यों ने नेपाल में हिंदू राज्य की बहाली के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। जानकारी के मुताबिक 2200 से अधिक नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि महासमिति की बैठक में भाग ले रहे हैं, जिसे पार्टी की सर्वोच्च स्तरीय नीति निर्धारण इकाई माना जाता है। आपको बता दें, नेपाली पार्टियों की नजर में यह मांग तेज होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नेताओं को लगता है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सकता है। कुछ लोग नेपाली कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ने को देश में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के संकेत के रूप में भी देखते हैं। बीबीसी से बात करते हुए राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कृष्णा खनाल ने कहा कि अब कांग्रेस पतन की ओर है। राजनेता सोच सकते हैं कि क्या धर्म की राजनीति मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा दूसरा भारतीय प्रभाव भी है। भारत में बीजेपी का प्रभाव है, नेपाल की राजनीति पर उत्तर प्रदेश और झारखंड का व्यापक प्रभाव है, खासकर नेपाल में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसरों का यह कहना कि योगी आदित्यनाथ और मुस्लिमों का इसमें सबसे बड़ा प्रभाव है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो भारत के अंदर राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेपाल तक बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जो भी आपकी इच्छा हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बांग्लादेश के बीफ ने यानी BIF ने इंडिया आउट ऑनलाइन अभियान को कर दिया खारिज, कहा कट्टरपंथी फैला रहे भारत के खिलाफ नफरत। जी हाँ, बांग्लादेश की धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश इस्लामी फ्रंट यानी BIF ने बांग्लादेश में हाल ही में चलाए गए इंडिया आउट सोशल मीडिया अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश में भारत की करीबी माने जाने वाली शेख हसीना द्वारा हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय चुनाव में रिकॉर्ड चौथी बार जीत हासिल करने के बाद इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। बांग्लादेश इस्लामी फ्रंट के महासचिव SUM अब्दुस समद ने मंगलवार को ऑनलाइन अभियान पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कट्टरपंथी तत्वों द्वारा संचालित है जो नफरत और गलत सूचना फैला रहे हैं। इस्लामिक फ्रंट एक छोटी स्वतंत्र पार्टी है जिसने हाल ही में संपन्न चुनाव में 37 उम्मीदवार खड़े किए थे। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों अगर वाकई में बांग्लादेश का विपक्ष इन बातों को खारिज कर रहा है दोस्तों, तो भारत के लिए पॉजिटिव बात है, बड़ी अच्छी खबर है ये भारत के लिए कि बांग्लादेश का विपक्ष भी भारत का विरोध नहीं कर रहा। जो पहले खबर निकलकर सामने आई थी हमने आपको बताया भी था, लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई है इनके कहने के बाद कि कट्टरपंथी ऐसा कह रहे हैं, ना कि हमारी पार्टी। चलते हैं खबर की तरफ, जहां चीन के जासूसी जहाज ने नापा हिंद महासागर, लंगर डालेगा मालदीव में। मुजू ने भारत का विरोध लेकिन कर ही दिया दरकिनार। जी हाँ, चीन की सेना PLA का जासूसी जहाज शियांग यांग होंग 03 हिंद महासागर में शोध करने के बाद अब मालदीव की ओर बढ़ गया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव की मोहम्मद मुइजू सरकार ने चीनी जासूसी जहाज को माले बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी है। बताया यह जा रहा है कि चीनी जहाज ने भारत, श्रीलंका और मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में काफी लंबे समय तक सर्वे के नाम पर जासूसी की है। अब ये माले की ओर बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका ने चीन के जासूसी जहाज को अनुमति देने का विरोध किया है, लेकिन मुइजू सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया है। चीन का यह जहाज 28 जनवरी को भारत और श्रीलंका के पास हिंद महासागर में पहुंचा था। इसके बाद से वो लगातार हिंद महासागर के सतह की जांच कर रहा है। अब सर्वे को पूरा करने के बाद वो मालदीव की राजधानी माले की ओर बढ़ रहा है। मालदीव में इस चीनी शोध जहाज के आने से चीन, भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ गया है। तो वहीं चीनी विशेषज्ञ भारत के इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहता है कि हिंद महासागर में जहाज की गतिविधियां वैध वैज्ञानिक अनुसंधान है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व वरिष्ठ कर्नल झू बो का कहना है कि तीसरे देश के बंदरगाह में फिर से आपूर्ति के लिए रुकने की जहाज की आवश्यकता सामान्य बात है। भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों पूरे तरीके से मुइजू ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन को यह इजाजत दी कि वो मालदीव में आकर के लंगर डाल दे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप ये मानते हैं इसका
खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा मुझको। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगली बड़ी खबर बताते जहां तुर्की ने सोचा भी नहीं था भारत से पंगा लेना पड़ जाएगा इतना ज्यादा महंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे हो रहा बेबस। जी हाँ, वैश्विक कूटनीति की दुनिया भी अजीब है। इस दुनिया में कोई देश ना तो किसी का स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी शत्रु होता है। बात एक ही है पर कहने का मजा अलग है। ऐसे में प्रत्येक देश को अपनी जेब में बहुत सारे विकल्प रखकर चलने पड़ते हैं और वक्त के हिसाब से उनका यूज करना होता है। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत भी अपने विकल्पों को कुछ ऐसा ही समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान, चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी सो नहीं पा रहा है, उसकी भी नींद उड़ चुकी है। अपने मोहरों को बेहद चतुराई से चलते हुए भारत ने न केवल तुर्कियों को उसके घर में घेर लिया है बल्कि दुनिया को भी साफ संदेश दिया है कि अब भारत 60 साल पहले का कमजोर मुल्क नहीं रहा बल्कि वो जैसे को तैसा जवाब देना भी जानता है। भारत की इस मार से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बेबस है और समझ नहीं पा रहे हैं कि वे आखिर इस पर करें तो करें क्या, आप कैसे प्रतिक्रिया दें। आपको बता दें, अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हुआ ऐसा क्या कि एर्दोगन तक बेबस हो गए। दोस्त, आपको बता दें, असल में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत पर चलते हुए भारत लगातार उन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है जिनका तुर्की के साथ गहरा विवाद रहा है। ऐसा ही एक देश है ग्रीस, जिसे पहले यूनान भी कहा जाता है। सिकंदर महान के इस देश के साथ तुर्की का लंबे समय से द्वीपीय विवाद चला आ रहा है। इसकी वजह से दोनों देशों में कई बार झड़प भी हो चुकी है। अब भारत इसी ग्रीस के साथ अपने संबंधों को तेजी से गहरा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी खास रणनीति के तहत ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस को बुधवार से दिल्ली में शुरू हुए रायसीना डायलॉग्स में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। बुधवार को संबोधन से पहले पीएम मोदी की उनसे खास मुलाकात हुई जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, कारोबार, शिक्षा, तकनीक जैसे अनेक विषयों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। तो इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको यह भी बता दें कि ग्रीक के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया सबसे सच्चा दोस्त, कहा आतंकवाद पर भारत ग्रीस की चिंताएं हैं एक जैसी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी तारीफ की है ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को लेकर। तो इसी दौरान पीएम मोदी जी ने भी प्रेस वार्ता में ग्रीक पीएम और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। उन्होंने 16 वर्षों बाद किसी ग्रीक प्रधानमंत्री का भारत आने को एक ऐतिहासिक उत्सव करार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री कोस्टास कर्मनलिस जनवरी 2008 में भारत आए थे। बता दें, मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना यूरोप की विदेश नीति का आधार होना चाहिए। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए लगातार काम किया है और पीएम मोदी सबसे सच्चे दोस्त हैं मेरे। जी हाँ, ऐसी बात दोस्तों इन्होंने कही है। वाकई में भारत का दिल जीत लिया है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग भी ग्रीक के पीएम को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। और जिस प्रकार से भारत ने अपनी कूटनीति से तुर्की तक को पस्त कर दिया है दोस्तों, इस पर आपका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप हमारी खबरों को डेली सुनते हैं तो आपसे एक सवाल है कि तुर्की और ग्रीस के बीच में किस चीज को लेकर लड़ाई है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं किस किस को इसकी जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां यूरोप अरब भारत को जोड़ने वाले गलियारे पर जल्द शुरू हो सकता है काम। फ्रांस ने बुलाई प्रोजेक्ट पर पहली बैठक। जी हाँ, फ्रांस मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे के लिंक पर चर्चा करने के लिए बैठक की तैयारी कर रहा है। ये इस लिंक पर पहली बैठक होगी जो इसी तरह की चीनी पहल का मुकाबला करने के लिए खड़ा किए जाने का प्लान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने परियोजना का जमीनी कार्य शुरू करने के लिए फ्रांसीसी ऊर्जा यूटिलिटी एनसी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेरार्ड मेस्ट्रालेट को अपना दूत नामित किया है। आईएमसी नाम से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रेल मार्गों, जहाजों, गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट केबलों का एक नेटवर्क बनाना है। जेरार्ड मेस्ट्रालेट ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में इस प्रोजेक्ट पर बात करते हुए कहा कि वो अगले 2 महीनों में आईएमईसी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। इनके साथ वो बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि बैठक कहां होगी। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, 15 दिनों में आंतरिक चुनाव कराएगी इमरान खान की पार्टी। आम चुनाव के कारण स्थगित किए गए थे संगठनात्मक चुनाव। जी हां, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 15 दिनों में नए सिरे से संगठनात्मक चुनाव कराएगी। इस महीने की शुरुआत में पीटीआई ने अपने आंतरिक चुनाव को स्थगित कर दिया था। पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान ने कहा था कि इससे 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से ध्यान हट सकता है। आम चुनाव के बाद आंतरिक चुनाव कराया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पीटीआई के भीतर होने वाले चुनाव के लिए गौहर अली खान को अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि रऊफ हसन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। खबर में कहा गया है कि यह चुनाव देश भर में एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम बनकर भी शहबाज के साथ हो गया बड़ा खेला। आखिर बिलावल भुट्टो ने किस शर्त पर नवाज शरीफ से की डील, आपको बता दें। पाकिस्तान में आम चुनाव के लगभग 2 हफ्ते बाद राजनीतिक अनिश्चितता के बादल आखिरकार खत्म हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की पार्टी पीपीपी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनके ने सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच डील फाइनल हो चुकी है और इसका खुलासा खुद शहबाज और बिलावल भुट्टो ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार देर रात को किया। दोनों दल अपने इस अपेक्षित गठबंधन सरकार को पीडीएम 2 कह रहे हैं। हालांकि सरकार बनने से पहले ही देश में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। सरकार के नए फार्मूले में शहबाज शरीफ पीएम होंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच हुई इस डील में ज्यादा फायदा बिलावल भुट्टो ले उड़े हैं। शहबाज के पास भले ही पीएम
पीएम की गद्दी होगी, लेकिन वे बिलावल भुट्टो के आगे मजबूर होंगे। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि नेशनल असेंबली का स्पीकर मुस्लिम लीग एन से होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपुल्स पार्टी से होगा, जबकि उच्च सदन यानी सीनेट के चेयरमैन की सीट पीपुल्स पार्टी से होगी। औपचारिक तौर पर देखा जाए तो पीपीपी ने राष्ट्रपति पद कबूल किया और शहबाज को पीएम पद मिला है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर सामने आएगी, जो न सिर्फ नवाज की पार्टी के लिए बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी शहबाज को झटका दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां भारत ने उतारा दोस्त रशिया का एहसान, युद्ध संकट के बीच खरीदा बम्पर तेल, देखता रह गया अमेरिका। बता दें, यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत ने दोस्ती निभाते हुए रशिया के साथ कच्चे तेल के खरीद को जारी रखा है। हालांकि इसको लेकर कई बार भारत को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, लेकिन हर बार भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए रशिया के साथ संबंधों और तेल की खरीद को जारी रखा है। रशिया और भारत की ये दोस्ती अमेरिका को खटक रही है। रशिया के साथ कच्चे तेल के कारोबार को जारी रखकर भारत ने अमेरिका की दादागिरी को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने रशिया से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, आप सभी जानते हैं, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। ऐसे में पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत इस चीज को बार बार दोहराता रहा है कि रशिया से तेल खरीदना उसका अधिकार है। अब ऐसे में वाकई में दोस्तों भारत ने रशिया के साथ ये डील करके बिना किसी डर के दिखा दिया है कि तुमने हमारी मदद की तो हमने भी तुम्हारा एहसान चुका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल भारत और रशिया की दोस्ती पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, भारतीय अधिकारी भागे भागे रवाना हुए लंदन। आचार संहिता लगने से पहले आखिर कौन सी डील फाइनल करना चाहती है मोदी सरकार, आपको बता दे, भारत में अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता का ऐलान होने वाला है, लेकिन 2024 के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले भारतीय अधिकारी लंदन पहुंच गए हैं और एक प्रमुख डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों का दल भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को लंदन के लिए रवाना हुआ है। माना यह जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों का दल उस वक्त लंदन के लिए रवाना हुआ है जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले 2 सालों से भारत और ब्रिटेन के बीच FTA को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की और इसके 4 दिनों के बाद दल लंदन के लिए निकला है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रह्मोस के बाद अब तेजस फाइटर जेट खरीदेगा फिलीपींस, भारत ने दिया अभूतपूर्व ऑफर, टेंशन में आया चाइना। दरअसल चीन की दादागिरी से परेशान फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब भारत से तेजस फाइटर जेट का अत्याधुनिक संस्करण खरीद रहा है। तेजस बनाने वाली भारत की सरकार कंपनी HAL ने फिलीपींस को LCA तेजस MK-1 नौसैनिक संस्करण का ऑफर दिया है। भारत ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए फिलीपींस को अपने देश में इन फाइटर जेट को बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे दक्षिण कोरिया इन दिनों दे रहा है ये ऑफर। अगर फिलीपींस स्वीकार कर लेता है तो भारत की रक्षा निर्यात में क्रांति आ सकती है। HAL अभी भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की सप्लाई पर काम कर रही है। माना यह जा रहा है कि ये तेजस फाइटर जेट ब्रह्मोस के हवाई संस्करण से लैस होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां क्या भारत में निजी कंपनियां भी करेंगी परमाणु ऊर्जा में निवेश। बता दे, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार जल्द ही निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए निमंत्रण देगी। ये पहली बार होगा जब देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी जाएगी। समाचार एजेंसी राइटर्स ने 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार निजी कंपनियों से इस क्षेत्र में करीब 2156 अरब रुपए के निवेश को उम्मीद कर रही है। इस समय भारत में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन का प्रस्ताव ठुकराया, गाजा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग पर किया वीटो। जी हां, अमेरिका ने संकटग्रस्त गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग करने वाले अरब समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मंगलवार को वीटो कर दिया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान 13 के मुकाबले 1 रहा, जिसमें ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। ये 4 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए व्यापक वैश्विक समर्थन को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान ने बनाया समुद्र का साइबर ट्रक, क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों से है लैस, अमेरिका के लिए खतरे की है घंटी। जी हाँ, ईरान ने फरस की खाड़ी में 2 नए युद्धपोतों को उतारा है। 600 टन के ये युद्धपोत क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं, यानी नौसेना ईरानी नौसेना के ये नए युद्धपोत सुलेमानी सीरीज के हैं। इनका नाम ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। अगली खबर बता दें, अमेरिका के सर्वे में सबसे बड़ा दावा ट्रंप रहे, अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपति बाइडेन की रैंकिंग ने भी चौंका डाला। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अब बस कुछ ही महीने दूर है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद कौन दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बनेगा, इसका फैसला हो जाएगा। जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन अपने विपक्षियों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तय माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें सभी 45 राष्ट्रपतियों में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे खराब बताया है। वो इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। वहीं जले पर नमक छिड़कने का काम जो बाइडेन की रैंक ने किया, उन्हें 14वें नंबर पर रखा गया है। जी हाँ, इस
पर आपकी क्या राय होगी डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन को लेकर दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इतना ही नहीं आपको बता दें विवेक रामास्वामी के लिए भी जगह अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने की आज डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में शामिल है इनका भी नाम। जी हाँ, साथ ही साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ में पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है निक्की हेली। ट्रंप के खिलाफ मुकाबले पर कहा मैं लड़ूंगी और जरूर लड़ूंगी। जी हाँ, भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन उम्मीदवार निक्की हेली राष्ट्रपति पद की दौड़ में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दक्षिण कैरोलिना प्राइमरी में अपने प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीछे चलने के बावजूद वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने को तैयार है। जी हाँ, अगली खबर बता दें दुबई जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस एयरलाइन ने दिया यूएई के लिए टिकटों में विशेष छूट का ऑफर। जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को उन यात्रियों के लिए किराए में छूट की घोषणा की है जो बिना चेक इन बैगेज के यात्रा करना चाहते हैं, यानी अगर आपके पास सामान कम है तो आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। एयरलाइन ने इसका नाम स्पेशल एक्सप्रेस लाइट फेयर दिया है। यूएई और भारत के बीच सफर करने वाले यात्री भी किराए में विशेष छूट का फायदा उठा सकते हैं। एयरलाइन इस रूट पर बड़ी संख्या में उड़ानों का संचालन करती है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें शिकागो की सबसे पावरफुल हस्तियों में शुमार हुआ भारतवंशी अमेरिकी मैगजीन ने दे डाली है रैंकिंग। जी हाँ, अमेरिका की शिकागो मैगजीन ने शिकागो के 50 सबसे पावरफुल हस्तियों की रैंक जारी की है। इसमें भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति को भी शामिल किया गया है और राजा कृष्णमूर्ति को 24वीं रैंक पर रखा गया। ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन राजा कृष्णमूर्ति जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर क्या महाराष्ट्र में होगा सबसे बड़ा खेला, कांग्रेस के 7 और शरद पवार गुट के 2 विधायक ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। हाल ही में पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब अजित पवार गुट के एक एनसीपी नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस के 7 और राकंपा शरद चंद्र पवार के 2 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के 7 विधायक हमारे संपर्क में हैं। साथ ही शरद पवार गुट के 2 विधायक भी महायुति में शामिल होना चाहते हैं। कल ही एक विधायक मिलने आए थे, हालांकि मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मिटकरी ने कहा कई नेता अजित पवार के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मिटकरी ने आगे दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई विधायक गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। मिटकरी ने आगे ये भी दावा किया है कि कांग्रेस और राकंपा शरद चंद्र पवार ने से कोई ना कोई बड़ा नेता जरूर आएगा। हालांकि जब उनसे नाम पूछा गया तो वे सवाल को टाल के उन्होंने कहा बस इंतजार करिए, आपको सब कुछ जल्द ही पता चल जाएगा। बहरहाल दोस्तों वाकई में ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा वाला खेला होने वाला है। जी हाँ, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जब किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए टाला दिल्ली कूच आंदोलन में एक प्रदर्शनकारी की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा के किसान एनएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि बुधवार को पुलिस से झड़प के दौरान 21 साल के किसान की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस दावे को अफवाह बताते हुए खारिज किया है। इस बीच किसान संगठनों ने दिल्ली कूच अगले 2 दिनों गुरुवार और शुक्रवार के लिए टाल दिया है। शुक्रवार शाम को किसान संगठनों की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। किसान नेता बलदेव सिरसा के मुताबिक बठिंडा के रहने वाले 21 साल के शुभकरण सिंह की संगरूर जिंद को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को मौत हो गई। किसानों ने दिल्ली कूच गुरुवार से 2 दिन तक के लिए रोक दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि दिल्ली मार्च को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। शुक्रवार शाम को आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे की रणनीति के बारे में शुक्रवार शाम को जानकारी दी जाएगी। बीते रविवार को किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत असफल रही थी। इसके बाद से किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों से 5वें दौर की बातचीत का भी ऑफर दिया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें खनौरी बॉर्डर पर किसान की गोली लगने से मौत के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने जताया शोक। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मृत्यु होने पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार फिर किसानों का दुश्मन बन गया। खड़गे ने कहा जब नहीं बचेगी किसानों की जान तो कैसे खामोश रहेगा हिंदुस्तान। खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवा किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु बेहद पीड़ादायक है, ऐसा इन्होंने कहा। साथ ही साथ और भी बातें कही दोस्तों हम आपको बता देंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बहरहाल इस मौत पर कांग्रेसियों के बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी। जी हां, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार की कैबिनेट में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। गन्ना खरीद में 8% वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, किसान के आंदोलन के बीच ये मोदी सरकार का फैसला वाकई में बहुत बड़ा और सराहनीय माना जा रहा है। साथ ही साथ इतना ही आपको बता दें दिल्ली जिस प्रकार से कूच नहीं कर पा रहे हैं किसान, ऐसे में राकेश टिकैत ने सरकार को 2 टूक कहते हुए कहा कि हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे लेकिन चुनाव में हम उनको गांव नहीं आने देंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने देगी तो चुनाव में हम किसान को गांव में नहीं आने देंगे। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें जहां पर सीएम भजनलाल के एक फैसले ने खत्म कर दिया वीआईपी कल्चर, खुद भी आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैसला लिया है कि अब वे आम आदमी की तरह बिना रूट लगवाए सड़कों पर चलेंगे। ये फैसला उन्होंने आम लोगों को ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया है। इस फैसले के तहत सीएम जन भजनलाल शर्मा के काफिले को अब वीआईपी रूट नहीं
नहीं मिलेगा, वे भी आम लोगों की तरह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे और लाल बत्ती का इंतजार करेंगे। क्या आप भी भजनलाल शर्मा जी के इस फैसले को सराहनीय मानते हैं दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबर, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।